Hello guys, so today let's start with evolution of Indian economy part 2. In this video we will be discussing about why there was a very strong emphasis on public sector enterprises in India. So when it was decided that India is gonna be a mixed economy and a planned economy, so it was very obvious that the government has a very active and dominant role. So there was going to be a giant structure of government controlled enterprises naturally. मतलब जब ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया जो है इट विल बी अ मिक्स्ड एंड प्लान्ड इकोनॉमी, तब गवर्नमेंट का मतलब रोल डिफाइन हुआ था कि एक स्ट्रॉन्ग रोल होगा, एक्टिव रोल होगा गवर्नमेंट का, डोमिनेंट रोल होगा। तो ये नेचुरल सी बात है कि जब गवर्नमेंट का एक्टिव रोल है इकोनॉमी में, तब PSUs होंगे ही होंगे, ठीक है। ऑल्सो बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है PSUs को, लेकिन देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड वाई दे वर एस्टैब्लिश्ड। ऑल्सो दिस फॉर्म्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, बिकॉज अभी बहुत हाई रेट से PSUs को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज द नीड्स आर डिफरेंट नाउ. And let's see the criticisms in a very rational and impartial way. Also the slides I have taken from Ramesh Singh's book Indian Economy. So हमारा पहला नीड क्या था, why were PSUs needed? Because हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड बहुत अधिक था। जब देश आज़ाद हुआ था तब इंडिया के पास कोई भी चीज़ नहीं थी हमारे पास, ठीक है। रेलवेज़ का सिर्फ शुरुआत हुआ था, कनेक्टिविटी की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी शुरुआती स्टेज में ही थे, और जो पावर है, जो बिजली आपके घर में है, वो दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी सेलेक्टिव होम्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स. सो बट ऑब्वियस है दैट अगर इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मतलब गेयरअप करता, तब भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता, बिकॉज़ बिना इसके कुछ नहीं हो पाता। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर से कुछ नहीं हो पाता, मॉडर्नाइज करना होता उसे, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नीडेड. दैट इज़ वाई PSUs वेर इस्टेब्लिश्ड, ओके। और ये जो सेक्टर्स थे, जितने भी डेवलपमेंट थे, जैसे कि रोड्स नहीं थे हमारे पास अच्छे, कम्युनिकेशन नहीं था, इनके लिए हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और private sector wasn't capable of doing that, okay, especially in the following components: the heavy investment, technology, skilled manpower and entrepreneurship. Also अगर private sector कर भी देता तो market नहीं था हमारे पास. I mean the people were very poor, तो वो जो private sector को profit ही नहीं मिलता, तो उससे better उन्होंने सोचा, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने सोचा कि इट्स बेटर टू जस्ट इस्टेब्लिश PSEs, ओके, ताकि वो प्रोडक्शन का काम भी कर सके और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कर सके. देन वी हैड इंडस्ट्रियल नीड्स बिकॉज वी चोज इंडस्ट्री एज अ our main driving force. Also there are certain core industries in India. पहले 6 थी, अब 2013 में 2 को ऐड किया गया, अब टोटल 8 हो गई हैं. और ये कंबाइंड वेट क्या है इन इंडस्ट्रीज़ का? 40.27% है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का. और ये इंडस्ट्रीज़ हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र्स, जिसमें से आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र्स का शेयर सबसे अधिक है 11.29%, एंड फर्टिलाइज़र्स का सबसे कम है 1.06%. एंड याद रखने वाली बात है कि 2013 में ऐड हुआ था नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइज़र्स, ओके. अब ये IIP क्या है? IIP is commonly an index, okay. It tracks manufacturing activity in different sectors of the economy. और इसका जो बेस ईयर है that is 2011-12.
और इसको कंपाइल कौन करता है इसके डेटा को, दैट इज CSO, एंड द CSO इज़ अंडर MOSPI। सो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि IIP 2011-12 बेस ईयर है, हर मंथ पब्लिश होता है, CSO पब्लिश करता है, और हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो 40.27% बनाती हैं IIP का। ओके, देन वी सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के साथ साथ these basic industries also require high level of capital, technology, skilled manpower, जो प्राइवेट सेक्टर उस समय मैनेज नहीं कर पाता। और अगर even if the private sector supplied goods from the basic industries, they might not be able to sell their products in the market, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी थी। विथ नो चॉइस लेफ्ट, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्ले द मेन रोल इन इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री। ओके, also employment generation, because we were having very stark inequalities and there was no industry. Majority of the people were dependent on agriculture, which was not yielding enough. That is why there was a need to employ more people, and we all know that giving employment to the poor people is a time tested tool for poverty alleviation. You can see the Mangarega thing also. That is why the leaders thought that PSUs will be able to create enough job for the workforce of the economy. So ऐसा सोचा गया था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, मतलब अब बॉटम अप्रोच होगा और मासेस तक चला जाएगा उसका जो भी फ़ायदा होगा। एंड दिस इज़ अ थिंग, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किसको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, तो ये PSUs को कहा था। ऑल्सो दिस इज़ अ थिंग, ओके, गवर्नमेंट वेंट ऑन टू कमिट इवन अ जॉब इन एवरी हाउस होल्ड वाया द PSUs। ये तो प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन द डिमेंशंस ऑफ द फ्यूचर लेबर फोर्स वॉज नॉट कैलकुलेटेड वेल। ओके, PSUs बनते गए, लेकिन उसके जो फिजिकल रिपरकशंस थे उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दिस वॉज अ डाउन साइड। Also, employment generation responsibility was extended to such an extent that इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो गया था कि ओवर सप्लाई हो गया था लेबर फोर्स का, जिसके कारण ड्रेन होने लगा प्रॉफिट्स का। ठीक है, अब सोशल सेक्टर की बात करते हैं। तो ये जो PSUs था, सोचा गया था कि इनसे जो प्रॉफिट्स आएंगी उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में, जैसे कि हेल्थ केयर, मेडिसिन्स, एजुकेशन सेक्टर, पेंशन्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो दे वर टू बी यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ सोशल गुड्स और व्हाट इज़ कॉल्ड पब्लिक गुड्स, एंड दस इंडिया वाज टू हैव अ डेवलप्ड सोशल सेक्टर। ठीक है, बट देयर वर मेनी रीजंस लाइक ओवर सप्लाई एंड इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया हम लोगों के PSUs का, और प्रॉफिट्स के बजाय लॉस होने लगा इनका। ठीक है, और बजटरी सपोर्ट इनको मिलने लगा धीरे धीरे गवर्नमेंट से। ठीक है, राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, एज द PSUs took the responsibility of supplying the infrastructure and basic industries to the economy। अब जब गवर्नमेंट ने PSUs इस्टेब्लिश किया तो देयर बिकेम अ इन्वायरमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा था और एक जनरल देयर वाज अ राइज इन प्राइवेट सेक्टर। सो या बिसाइड्स द PSUs वर एम्ड एट मैनी अदर कनेक्टेड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कंसर्न्स। ठीक है, और बहुत जगह पर PSUs हैव प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर हम देखते हैं कि राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म हुआ, मतलब न्यू लिबरलिज्म, फिर से लिबरलिज्म। 1980s के वक्त क्या हुआ था, वॉशिंगटन कंसेंसस हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि PSUs जो हैं, इन द वेक ऑफ इट देयर कमेंस्ड अ प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। बोला गया था कि PSUs आर बिकमिंग इनएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन फिर उसके 10 साल के बाद ऑल्सो इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड डिसइन्वेस्टिंग
we followed the LPG strategy, but then 1990s, लेट 1990s में न्यू स्टडीज़ हुए और प्रूव हुआ कि इवन प्राइवेट सेक्टर कैन बी इनएफिशिएंट. सो बाय द मिड 2000 जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था यूएस में, तो एक नया कंसेंसस उभर कर आया कि जो प्राइवेटाइजेशन से हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे थे उसको थोड़ा सा पॉज देने की ज़रूरत है. ठीक है. सो इंडिया ने मतलब ये जो ग्लोबल कंसेंसस बन गया था, तो 2003-4 से 15-16 तक थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था, लेकिन स्केल बहुत बहुत कम था. लेकिन फिर 2016-17 से गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. अब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिसमें कि ओनरशिप भी प्राइवेट सेक्टर को चली जाती है. सच ए पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट इन 2000 में भी हुआ था, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ द जनरल कंसेंसस. ऑल्सो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, वी हैव टू सी देम इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्परेरी रियलिटीज़. जैसे कि उस समय नीड था हमारा कि PSUs होने चाहिए, अभी नीड है कि डिसइन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. ओके. नीड ऑफ द गवर्नमेंट टू क्विट अनडिज़ायरेबल एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ तक होना चाहिए? दैट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी थॉट, आई मीन वेरी वेरी केयरफुल थॉट, बट होना चाहिए. एंड ताकि गवर्नमेंट कहीं और फोकस कर सके, बिकॉज बजटरी सपोर्ट देने से अच्छा है टू मेक देम ऑटोनॉमस एंड मोर एफिशिएंट. दैट इज़ इट. या थैंक यू.